क्या आपने भी ये आवाज़ें सुनी? ये किस चीज़ की आवाज़ें हैं? ये सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे, किसी के घर में झगड़ा हो रहा है। शायद ऐसी ही आवाज़ें आपके घर या आस पड़ोस से भी आती होंगी। अगर आप भी इस तरह की हरकतों की शिकार हैं, तो क्यों, इसी पर हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम हिंसा कोनों में। मैं हूं आपकी आरजे फरीन, रेडियो मेवात 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये तो हम सभी को पता है कि घरेलू हिंसा में कई बार महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर रखा जाता है, उनके साथ मारपीट, गाली गलौज होती है, मानसिक प्रताड़ना सहनी पड़ती है। अगर हम अपने मेवात की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे अधिक घरेलू हिंसा के मामले देखने को मिलते हैं वो है दहेज की वजह से। शादी में मांग के अनुसार दहेज न मिलने पर लड़की की शादीशुदा जिंदगी उसके लिए मौत बन जाती है। पहले माता पिता शादी में जो उपहार अपनी बेटी को देते थे उसके पीछे वजह होती थी कि नए घर में बेटी को घर चलाने में आसानी होगी, लेकिन अब लोगों ने इस प्रथा को अपनी जरूरत और अपने शौक पूरे करने का रास्ता बना लिया है। अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी ही शख्स जिसका नाम है शाहीन। शाहीन को माँ बाप ने बड़े लाड प्यार के साथ शादी के बंधन में बांधकर विदा कर दिया, ये सोचकर कि हमारी बेटी अब अपने जीवन साथी और अपने ससुराल वालों के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताएगी, क्योंकि लड़की का असली घर उसका ससुराल ही माना जाता है। लेकिन किसको खबर थी कि जिंदगी में कुछ और ही होना था। उसे अपने घर में हंसी खुशी से रहना तो दूर, जिंदगी जीना ही एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो अब देर नहीं करते हैं और जल्दी से मिलाते हैं शाहीन से। आप सुनते रहिए रेडियो मेवात 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम हिंसा कोनों। मेरा नाम शाहीन है और मैं पलड़ी गांव से हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी हूँ। 2016 में मेरे माँ बाप ने मेरी शादी पलड़ी गांव में कर दी। शादी के बाद जब मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल में गई तो मेरी सास ने मेरा मुंह देखने से मना कर दिया और कहा मुझे ये बहू घर में नहीं चाहिए। इस सब के पीछे वजह थी दहेज। दहेज में उनकी मांग के अनुसार चीजें नहीं दी गई। शादी के 7 दिन तक मैं अपने ससुराल में बड़ी दुखी मन के साथ रही। इन 7 दिनों में घर के हर सदस्य, जहाँ तक कि छोटे से बच्चे की जबान से भी मुझे यही सुनने को मिला, ये गरीब घर की लड़की हमारे लड़के के लायक नहीं है, हमारे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं। इसकी वजह से सारे समाज में हमारी इज्जत खराब हो गई। ये सब बातें मुझे सुनने को मिली। मेरे लिए 7 दिन 7 साल बराबर हो गए, लेकिन फिर भी मैं चुप होकर सुन रही थी। भला और करती भी क्या। लेकिन जब मैं अपने घर आ गई तो मैं बहुत रोई। मुझे लगा मेरे माँ बाप ने मुझे कहाँ भेज दिया। मेरी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, ये तू कैसी बात कर रही है, शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। फिर मैंने अपने आप को संभाला और अपनी माँ बाप की तरफ देखकर सारी बात समझ गई। मुझे अपने मायके में रहते रहते 2 महीने बीत गए। मेरी ससुराल वालों की तरफ से मेरे लिए कोई बुलावा नहीं आया। ये बात मेरे माँ बाप के लिए भी चिंता का कारण बन गई। फिर मेरे माँ बाप ने मेरे ससुराल वालों से बातचीत की और उनकी तरफ से नाराज़गी और उनकी मांग पूरी करने की शर्त रखी गई। मेरे माँ बाप ने ये शर्त मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए मान ली, जबकि उनकी ये शर्त हमारी सीमा से बाहर थी। लेकिन फिर भी उनकी ये मांग स्वीकार की गई। ससुराल वाले मांग पूरी होने के साथ मुझे भी घर में रखने के लिए राजी हो गए। 5 दिन बाद ससुराल वाले मुझे लेने आ गए। मेरे माँ बाप ने मुझे उनके साथ खुशी खुशी विदा कर दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता रहा। फिर 4-5 महीने बाद मेरे साथ वो ही पहले वाला बर्ताव शुरू हो गया। हर रोज घर में कोई ऐसी घटना होती जिसका एंड
मुझसे होता। आखिर मुझको ही निशाना बनाते हुए हर कोई अपनी भड़ास मुझ पर निकालता, मानो कि मुझे उस घर में किराए पे नौकरानी की तरह रखा गया है। लेकिन फिर भी मैं सब कुछ सह लेती थी, किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, इस डर से कहीं मेरे माँ बाप को पता न चल जाए कि मैं परेशानी में हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप को मेरी तरफ से कोई और दुख पहुँचे, क्योंकि मेरी वजह से पहले ही अपनी ज़मीन बेचकर अपना कमाने का जरिया बंद कर चुके हैं। ऐसे में उनको कोई परेशानी देना नहीं चाहती थी। सब कुछ अकेले ही सह लेती और रो रो कर अपना दिल समझा लेती। बहुत दिनों तक ये सब चलता रहा। मैंने किसी को नहीं बताया। घर में हर वक्त लड़ाई झगड़े से मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ने लगा और बीमारी जड़ पकड़ने लगी। मेरी इस हालत को देखकर वो मुझे पागल कहने लगे, लेकिन मैं पागल नहीं थी। शरीर बीमारी के कारण कमज़ोर पड़ने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। घर का कामकाज करने में जब दिक्कत आने लगी तो मैंने अपने पति से कहा, लेकिन उन्होंने मेरी अनसुनी कर दी। वैसे भी वो मुझ में ज़्यादा रुचि कहाँ लेते थे, बस काम पूरा और समय पर होना चाहिए। कुछ दिनों बाद मेरे मायके से मेरे लिए बुलावा आया। मैंने घर में अपने मायके जाने की बात कही तो सब लोग बोले, अभी कुछ दिन बाद चली जाना। मैं सुनकर बैठ गई और अपने घर वालों को बोल दिया कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं कुछ दिन तक नहीं आ पाऊंगी। इस तरह अपना दुख छिपा लिया। मेरी तबीयत अब दिन पे दिन बिगड़ने लगी तो मुझसे काम नहीं होता था। मेरी सास मुझे ताने सुनाने शुरू कर देती। इस डर से मैं बीमार भी काम करती थी। लेकिन अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। बुखार, पीलिया और न जाने कितनी बीमारियां हावी होने लगी। मुझे बीमार देखकर मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे घर भेज दिया। मैं अपने घर आ गई। बीमार होने की वजह से मैं बिल्कुल दुबली पतली हो गई और बहुत कमज़ोर हो गई। जब मैं अपने घर पहुंची तो मुझे देखकर मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा देखकर मैं भी अपने आंसू चाहते हुए भी नहीं रोक पाई। जब मेरे घर वालों ने मेरी ये हालत देखी तो मुझसे पूछा, लेकिन मैंने नहीं बताया। लगभग 2 महीने मैं अपने मायके में रही, लेकिन मेरी ससुराल वालों की तरफ से कोई खैर खबर नहीं आई। उन्होंने मेरे बारे में एक बार भी ये पूछने तक के लिए कॉल नहीं की कि मेरी तबीयत कैसी है। मेरे माँ बाप ने मेरा इलाज कराया। इलाज के बाद मेरी तबीयत सही होने लगी। अब मैं सही महसूस कर रही थी। मैं अपने ससुराल जाना चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने हमारे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। कुछ दिनों तक यही सब कुछ चलता रहा। हम कॉल करते, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। बहुत दिनों बाद उनकी तरफ से एक कॉल आई और उन्होंने कहा, हमें आपकी बेटी नहीं चाहिए। ये सुनकर मेरे पिता को बहुत झटका लगा और कहा, हम उसे नहीं ले जाएंगे, वो पागल है और उसे काम भी नहीं होता। अब हम इसे नहीं रख सकते। जब से मैं अपने मायके में हूँ, मुझे 1 साल हो गया है, वो मुझे लेने नहीं आ रहे हैं। एक बार तो खुद मैं उनके मना करने पर चली गई, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और बोला, अगर तुम्हारी बेटी ने आने की कोशिश भी की तो हम उसे घर में नहीं घुसने देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। साथियों, ये थी शाहीन की कहानी। कितना दर्द भरा था ना शाहीन की आवाज़ में। न जाने मेवात की कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी इस दहेज की मांग ने बर्बाद कर दी है। किसी भी गांव या किसी भी मोहल्ले में जाओ, कोई ना कोई शाहीन मिल ही जाती है। आखिर क्यों होता है ऐसा महिलाओं के साथ? क्या आप सबको ये सवाल परेशान नहीं करता? मुझे भी करता है। इसीलिए अपनी इस परेशानी को लेकर मैं जा पहुंची नूंह जिले की बाल संरक्षण अधिकारी मधु जैन के पास, क्योंकि मुझे लगता है कि महिलाओं के प्रति लोगों की सोच बदलने में समय लगेगा
लेकिन हम हिंसा से प्रताड़ित ऐसी महिलाओं की कानून के जरिए मदद कर सकते हैं। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं मधु जैन। मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम हिंसा कोनों में। मैम, हमारे यहाँ ज़्यादातर में देखने को मिलता है कि महिलाओं को दहेज ना मिलने या उम्मीद से कम मिलने की वजह से परेशान किया जाता है। मैम, घरेलू हिंसा क्या होती है? घरेलू हिंसा एक ऐसी हिंसा है जो कि मेल पर्सन के द्वारा यानी पुरुष साथी के द्वारा किसी भी महिला के प्रति किया गया हिंसात्मक व्यवहार है, जो किसी भी रूप में हो सकता है, मौखिक, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से, उसको मारपीट वगैरह। ये घरेलू हिंसा किन कारणों से पैदा होती है? घरेलू हिंसा के कारण एक तो ये है कि महिला अनपढ़ है तो हो सकती है कोई, या फिर दहेज भी एक कारण बनता है कि भाई दहेज पूरा नहीं आता तो भी उनके संग हिंसा होती है, मांग होती है। तो एक लोगों का एक माइंड सेट होता है, यानी मानसिक रूप से वो पुरुषवादी सोच जो होती है समाज में कि भाई हमारी ही चलनी चाहिए घर में, और जहाँ महिलाएं अपनी चलाने की कोशिश करती हैं, अपनी तरफ से व्यवहार करती हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कि हमारे ऊपर कोई उन्होंने दबाने की कोशिश की जा रही है। तो एक माइंड सेट होता है जिससे कि घरेलू हिंसा होती है। जी मैम, आगे जानना चाहेंगे घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाले तथ्य कौन कौन से हैं? घरेलू हिंसा को बढ़ावा देने वाले तथ्य जैसे कि वही अशिक्षा है, या आर्थिक कारण होता है, कहीं आर्थिक रूप से कमजोरी हो, या जहाँ पैसा ज़्यादा है वहाँ भी ऐसा, मतलब एक मुख्य कारण हम कहें तो वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे कारण मिलकर घरेलू हिंसा के तथ्य बन जाते हैं कि भाई कि कहीं अशिक्षा है तो कहीं ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, कहीं पति का काम ना करना, घर में बेरोजगारी होना, ये सारी घरेलू हिंसा के कारण। जी, महिलाओं को अपने हक और उनके साथ हो रहे अन्याय से लड़ने के लिए उन्हें कहां से मदद मिल सकती है, यानी कि कौन सी शासन प्रणाली उनकी मदद करेगी? घरेलू हिंसा से लड़ने के लिए महिलाएं अपने कई जगह से अपनी सहायता ले सकती हैं। महिला थाने में जा सकती हैं, वहाँ शिकायत कर सकती हैं। महिला संरक्षण अधिकारी स्पेशली घरेलू हिंसा के लिए बिठाए गए हैं, उनके पास जा सकती हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, या सीधी कोर्ट में, न्यायालय में जा सकती हैं और वहाँ पर अपने लिए घरेलू हिंसा के विरुद्ध अपने आदेश प्राप्त कर सकती हैं। जी, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आप किस तरह से न्याय दिलाती हैं? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हमारे पास आती हैं, उनको हम लोग ना पहले सबसे उनसे बातचीत करते हैं, उनको नॉर्मल उसमें VM में लाने के बाद उससे जो भी उनकी शिकायत होती है उसको सुनते हैं। अगर वो महिला चाहती है कि भाई दूसरे पक्ष को बुलाकर मेरी बातचीत करवाए तो उनका मीडिएशन किया जाता है। नहीं, अगर महिला चाहती है कि भाई उसका केस कोर्ट में डाल दिया जाए और उसको आदेश प्रदान करवाने में मदद की जाए तो उनका केस, घरेलू हिंसा से संबंधित केस, न्यायालय में डाल दिया जाता है। जी मैम, घरेलू हिंसा की शिकार हुई कितनी महिलाओं को आपने न्याय दिलाया है? घरेलू हिंसा संबंधित मैं महीना के आंकड़े बता देती हूँ। जैसे लगभग महिला 40 के करीब महिलाएं हमारे पास महीने में आ जाती, 40-45 के करीब, या उससे ज़्यादा भी या कभी कम भी। तो इतनी महिलाएं महीने में आती हैं, तो इस हिसाब से आप लगा सकते हैं हम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी महिलाओं को हमने घरेलू हिंसा से शिकार महिलाओं को न्याय दिलाया। जी मैम, रेडियो मेवात के माध्यम से आखिर में आप महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं के लिए यही कहना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा अगर उनके साथ हो रही है तो पहली बार में ही घरेलू हिंसा को नो कहें, और अगर कोई महिला पहली बार में घरेलू हिंसा को नो कहती है तो आगे उसके संग हिंसा होने की संभावना कम होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, जो आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और हमें उम्मीद है कि आगे भी आपका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, अब आप सब ने हमारे एक्सपर्ट से अपनी परेशानी का समाधान ढूंढ लिया होगा और समझ भी आ गया होगा कि खुद के साथ या आसपास किसी के साथ भी घरेलू हिंसा हो तो क्या करना है। हमारे रेडियो मेवात के श्रोताओं और साथियों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी ऐसी महिला को नोटिस करते हैं जिस पर घरेलू हिंसा हो रही है तो तुरंत उसकी मदद कीजिए, और हो सके तो उसके परिवार वालों को भी समझाइए कि ऐसा करना कानूनन अपराध है। रेडियो मेवात पर हिंसा को नो की मुहिम इसी तरह चलती रहेगी। अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हैं या कोई बात रखना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 86 85 904 904,
और दूसरा है 9050939908। अब दीजिए अपनी होस्ट एंड दोस्त फरीन को इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी हिंसा को नो की अगली कड़ी में। मेरी बात सुनो।